तो चलिए हम आज 25 निम्नलिखित को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम पहले एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ले रहे हैं और शुरू से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 6.5 एनसीईआरटी में आपकी यहाँ शुरुआत है, तो 6.5 से ही शुरू करते हैं और एक एक सवाल को देखते हैं क्रम से। ये थ्योरी है, वैसे इसकी थोड़ा सा मैं तेजी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे आप लोगों को ये पता होगा। ऑपरेंड के उपयोग में हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि फलन का मैक्सिमम मिनिमम मान कहाँ मिलेगा, और फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। डिफरेंशिएशन जीरो करने से हमें टर्निंग पॉइंट इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि कोई भी फलन जहाँ पर उच्च या निम्नलिखित मान रखेगा वहाँ से या तो कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। तो dy/dx बराबर 0 वाले जो पॉइंट होते हैं वो आपके ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के वो पॉइंट कहलाते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0। इसलिए हमें dy/dx 0 करने से वो x मिलते हैं जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, तो अब हमें एग्जैक्ट पता करना हो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो याद रहे इससे हमें वो ही वैल्यू मिलती हैं जो रियल होती हैं। कोई भी वैल्यू अगर अनंत पे मिल रही है या कोई वैल्यू अनंत है तो वो यहाँ से नहीं मिलेगी, वो आपको अपने हिसाब से सोच के लिखना होगा। रियल वैल्यू ही फाइंड होंगी यहाँ से। ठीक है, वैसे मैक्सिमम मिनिमम हम डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर फलन छोटा हो, लेकिन अभी आपको डिफरेंशिएशन से करके ही पहले चीज़ें सीखना, फिर इसके बाद आप ग्राफ से भी इन चीज़ों की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो वो उसकी बात आगे होगी। ठीक है, तो 6.5 में पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्चतम न्यूनतम मान बताइए यदि कोई हो, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फाइंड करिए, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ एफ दिया है 2x - 1 का 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने लगा। तो पहला सवाल है हमारा 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इस तरह में 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो ये x की पावर n से होगा, तो 2x - 1 की पावर 2 - 1 बचेगा और 3 का 0 होगा। अब इसे हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 करेंगे, 2 × 2x - 1 = 0। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हाफ। हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम भर होगी या मिनिमम भर होगी। एग्जैक्ट क्या है उसके लिए हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो f'(x) मिलेगा हमें। इसको जब दोबारा करेंगे तो 2 तो अच्छा है, 2x का 2 होगा और 1 का 0 होगा, तो ये 4 आया। और यहाँ हमें x भी रखने का मौका नहीं मिला और सीधे ही हमें धन मिल गया, तो हम इसका मतलब हम कहेंगे कि x बराबर हाफ पे इसकी कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो वैल्यू हमेशा फंक्शन से ही निकालनी है। तो अब अगर हमें वैल्यू भी लिखनी है x की मिनिमम वैल्यू, और तो हम जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें x = 1/2 रख देंगे, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। ठीक है, तो शुरुआत में आपकी क्वाड्रेटिक वाली प्रॉब्लम है। इसी तरह की दूसरी है, दूसरे में आपको
एफ एक्स इक्वल टू दिया है 9x² प्लस 12x और प्लस 2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ रही मतलब आवाज तो आई है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। फिर सेट कर लेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12। अब इसे भी जीरो करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा -12/3 यानी -2/3। अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे और चिन्ह देखेंगे इसका कैसा आ रहा है। ठीक है, तो dy बाई dx का जब दोबारा होगा तो d²y/dx², इसका 18 भरा आएगा और 18 कैसी राशि है, धनात्मक। तो इसका मतलब है इस पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू के लिए इसमें रख देंगे 2/3। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अगला है थर्ड में आपको y इक्वल टू है -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इसका भी हम dy बाई dx निकालेंगे। तो 2x - 1 x - 1 का 1 होगा और 1 का 0। अब मैक्सिमम में ना के लिए 0 करेंगे तो -2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भी x का एक मान मिलेगा 1। अब हम डबल करेंगे, तो डबल करने पर देखिएगा यहाँ ध्यान देंगे, जब इसका दोबारा होगा तो आपका -2 आएगा, इसका एक -0। तो -2 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब एक पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी y की, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक यहाँ पे रखेंगे, एक रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 10 आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबट्रैक्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है। तो फंक्शन के हिसाब से चीजें बदल सकती हैं। फोर्थ वन में देखिए, फोर्थ में हमें दे रहा y इक्वल टू x³ प्लस 1। यहाँ देखिए कुछ नहीं हमें मिलेगा, यहाँ इसलिए नहीं मिलेगा, अभी आपने x³ का ग्राफ पढ़ा होगा। x³ के ग्राफ में अगर हम x³ की रेंज की बात करें तो x³ की रेंज -अनंत से अनंत होती है, मतलब ये हर जगह डिफाइन होता है और डोमेन R होती है, रेंज भी R होती है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रियल में, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है इसलिए हमें रियल में इसके मान नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो हमें डिफरेंशिएशन से भी दिख जाएगा कि रियल में मान क्यों नहीं मिले। तो y का देखिए dy बाई dx होगा और इसका 3x² और 1 का 0। अब इसे 0 करेंगे तो 3x² इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx², ये आया आपका 6x। अब हम 0 जब जैसे यहाँ रखेंगे तो ये 0 आएगा, इसका मतलब ना ये धन है और ना ये ऋण है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात नहीं करनी। तो हम इसके लिए अब यहाँ पे यही कहेंगे कि फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान नहीं। ठीक है, लिख देंगे हम देयर एग्जिस्ट नो रियल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि dy बाई dx 0 करने से हमें x नहीं मिले। एक्चुअल में इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो देखिए x³ का इस तरह होता था, ये प्लस अनंत तक जाता था, ये माइनस अनंत। तो x³ प्लस 1 का जब बनाएंगे तो एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, बाकी प्रॉपर्टी उसी तरह रहेंगी। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। जब आप ग्राफ जान जाएंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में से कौन सी वैल्यू होगी या कोई नहीं होगी, एकदम ओपन हो जाएगा। तो ग्राफों पे भी हम बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन अभी हमें इस तरह से कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। जब ग्राफ आएंगे तो वहाँ हम दोबारा से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे में कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए यदि एडजस्ट कर रहे हो। तो ये मॉड वाले हैं, अगर मॉड लगे हो तो फिर आपको मान सीधे ऑब्जर्व करना होगा, वहाँ यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, खासकर इस तरह के सवालों में। इसमें हमें इसको जनरलाइज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन और है, तो मैं इसको पहले छोड़ के मैं इस तरह के फलन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कोई फलन अगर x प्लस a या x माइनस a रूप का, सिर्फ इतना, इस रूप का कोई भी फलन होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू हर एग्जिस्ट करेगी अगर धन है। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मॉड का न्यूनतम मान 0 ही हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, और मैक्सिमम वैल्यू अनंत जाएगी। वैसे भी हम आपसे पूछें कि आप सीधा सीधा अगर सोचें, मैं आपसे कहूँ f इक्वल टू मॉड x, इसका अधिकतम न्यूनतम मान बताओ क्या हो सकता है। तो आप x बराबर कुछ भी रखिए, इसमें x बराबर जब 0 रखोगे तो 0 आएगा, x बराबर -3 रखोगे तो 3 आएगा, ऋण में भी रखोगे तो धन आएगा, और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी हमें, 0। और वो कब मिली है, x बराबर 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू अनंत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू पर एडजस्ट करेगी, वो 0 होगी। ग्राफ भी जब आप सीखेंगे मॉड x का, तो ग्राफ आपका इस तरह बनता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मिलती है, x बराबर 0। तो हम यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं कि इस रूप का कोई भी फलन है, यहाँ प्लस माइनस में कुछ भी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और वो मिलेगी x बराबर प्लस माइनस a पर।
यहाँ ए का मान 0 मान लीजिए आप, x माइनस 0, ठीक है। और अगर ये माइनस में लिखा है तो यही मैक्सिमम बन जाएगा, लेकिन वैल्यू यही रहेगी इसकी, या तो 0 रहेगी या अनंत जाएगी। तो इस आधार पे आप बड़े आसानी से इन्हें सोच लेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन था हमारा f(x) = x + 2 का मॉड -1। तो हमें f(x) की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके दो मान जानते हैं। रियल मान इसका हम जानते हैं 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगी। तो अनंत लेंगे जब हम, तो अनंत -1 अनंत ही रहेगा, तो उसकी बात हमें यहाँ नहीं करनी, तो हम 0 घर पे बात कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा कि f(x) की, वैसे अगर आप रेंज भी निकालना चाहें इस फंक्शन की, तो रेंज आप 0 अनंत रख के निकाल सकते हैं। जब 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा -1, तो जब अनंत रखेंगे f(x) में, जब अनंत रखेंगे हम, तो ये आपको मिलेगा अनंत +2 अनंत होगा और -1। अनंत में से एक घट जाएगा, तो इससे कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, ये अनंत ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, अनंत। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो परास है वो 0 से अनंत है। यहाँ पे हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे, और मिनिमम वैल्यू होगी -1। ये मैंने अभी यहाँ इसकी बात की है, x + 2 की मॉड की। और अगर ये वाला पूरा ले रहे हैं तो ये जब 0 होगा तो -1 होगा, यानी इस सवाल का आंसर होगा न्यूनतम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगी वो होगी -1, और वो मिलेगी जब x = -2 होगा। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x = -2 पर फलन का न्यूनतम मान -1 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो अगला है, इसमें नेगेटिव लगा है, देखिए। तो हम नेगेटिव के हिसाब से भी यहाँ चीजें सोच लेंगे। इसमें दे रहा है g(x) = -x + 1 का मॉड +3। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 - x + 1 का मॉड थोड़ा सा वेट करेंगे। एक मिनट में ऐड करना होगा। आराम से चलती है।
चलिए थ्योरी है इसकी। चलिए तो मैं आपका अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूँ। मॉड वाला जो दूसरा नेगेटिव वाला था उसमें हमें जस्ट उल्टे हिसाब से सोचना था, ठीक है। तो हमें इसमें दिया था y इक्वल टू, मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ, x प्लस 1 का मॉड और प्लस 3 ये दिया था। तो इसी को मैं मॉड वाले टर्म को बाद में लिखता हूँ, तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह 3 माइनस x प्लस 1 का मॉड। ये अब हमें x प्लस 1 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें पता है, देखिए इसकी एक वैल्यू 0 होगी जब x माइनस 1 होगा और एक वैल्यू इसकी होगी इन्फिनिटी जब x अनंत होगा। तो हम 0 पर पे यहाँ बात कर पाएंगे। जब 0 होगी तो इसका मान मिलेगा 3 माइनस 0 और जब अनंत रखेंगे तो यह परिभाषित रहेगा और इसका मान 3 माइनस अनंत रहेगा। तो अनंत में तो हमें बात करनी नहीं। तो देखिए 3 में से जब न्यूनतम घटेगा तो वो न्यूनतम क्या है 0। अगर 3 में से 0 घट रहा है जो कि न्यूनतम है तो फिर y की तो अधिकतम वैल्यू रहेगी ना वो। जब b माइनस में टर्म होगा तो ठीक उल्टा मान देगा, तो बस यहाँ एक ही मान एडजस्ट करेगा और वो होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, और जो आपकी एडजस्ट करेगी x बराबर -1 पर एक ही वैल्यू एडजस्ट करेगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हर इसकी एडजस्ट करेगी और वो होगी आपकी -1 पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं साइन फंक्शन में। तो साइन में भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए मैं पहले उसकी अलग से बात कर लेता हूँ। जब भी कोई फलन आपका होगा y इक्वल टू a साइन x रूप का, कोई भी फलन हो इस रूप का, तो साइन x की वैल्यू पर हमारा बस ऐसे साइन x की हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और न्यूनतम -1, ये दो वैल्यू होती है। तो हम ओवरऑल इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या कह सकते हैं, एक वैल्यू a हो जाएगी और एक हो जाएगी -a, इतना हम बोल सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर वेरिएबल एक ही जगह है तो हम इस तरह हमेशा चीज़ों को कर सकते हैं। और ये भी है कि x की जगह पे यहाँ कुछ भी लिखा हो, इनफैक्ट हम आपसे कहें साइन ax प्लस b
एंगल में यहाँ कुछ भी दे दिया जाए और फिर भी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो वही होगी, बस वो एक्स बदल जाएंगे वैल्यू मिलने वाले, लेकिन फाइनल वैल्यू उसकी वही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनको करते हैं। तो अब जो आपका क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं। आपके क्वेश्चन में दे रहा है एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो बड़ी इजीली सोच लेंगे आप इसे, ये तो खैर डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा, लेकिन पहले हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो अब हमारा यहाँ बस सिर्फ है साइन 2x। साइन 2x की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 होगी। और ये भी पता करना हो कहाँ मिल रही है तो ये पता चल जाता है। तो जब ये 1 होगा तो 6 आएगा और जब ये -1 होगा तो ये 4 आएगा। तो इसका मतलब इसका परसर भी अगर पूछा जाए तो परसर हो जाएगा 4 से 6। ये इसका परसर होगा, अधिकतम मान 6, न्यूनतम मान 4। और किस पे मिल रहा है ये भी देखना हो तो हम सीधे सीधे जैसे साइन 2x बराबर 1 हमने देखा है कि 1 कम मिला है, तो आप सीधे साइन 2x बराबर 1 करा के x ही निकाल लेंगे, उस तरह देख लेंगे फिर वहाँ से। तो साइन 2x बराबर 1 से 2x बराबर 1 और 1 को हम लिख लेंगे साइन 90। तो x कितना आ जाएगा आपका π/4। π/4 भी मिलेगा साइन 2x का मान अधिकतम। ठीक है, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब अगला है पूरे में मॉड लगा है, y इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 पूरे का मॉड। ये तो अगर पूरे में मॉड लगा है तो बस ये है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, बाकी बदलेंगी चीजें इसी हिसाब से। तो देखिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो एक तो -1 होगी और एक होगी 1। लेकिन जब पूरे में मॉड लगा हो तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव के हिसाब से भी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम फिलहाल इसी के हिसाब से देखते हैं। जब ये -1 होगा ये तो 3 - 1 2 आएगा और जब ये 1 होगा तो 4 आएगा। ये तो ये हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि जब ये -1 होगा तो 3 - 1 2 आएगा, इसके बीच के मान देगा। तो कभी कभी अगर पूरे मॉड लगा हो तो आप ये भी देख लेते हैं कि इनके अतिरिक्त और कहीं मान तो नहीं कहीं मिल रहा है, तो आप इसी रखते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इससे बड़ा मान हमें नहीं मिलेगा, 4 से बड़ा नहीं मिलेगा और 2 से छोटा नहीं मिलेगा। तो बस इसका अधिकतम मान हो जाएगा 4 और न्यूनतम मान हो जाएगा 2। ये 2 मिनिमम वैल्यू है तो 4 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हमें पता है कि सतत फलन है तो सतत फलन का अधिकतम न्यूनतम मान ही उसकी परास भी होती है, उसी को हम फिर परास भी कह सकते हैं। अधिकतम न्यूनतम मान को हमेशा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला है, इसमें एक सरल रेखा दी है x बराबर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाई है x + 1 और x बिलोंग्स टू दिया है -1 से 1। x -1 से 1 के बीच में, और देखिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी है, इसका मतलब है कि -1 और 1 पे तो हमें देखना ही नहीं और किनारों पे देखना है। और ये देखिए सरल रेखा है, अगर ये कंडीशन ना दी होती ये वाली, अगर ये कंडीशन गिवन ना होती तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनंत होती, मिनिमम माइनस अनंत होती, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अब चूंकि इतने में कह रहा है तो -1 और 1 अगर कंसीडर हो रहे होती तो वैल्यू मिल जाती 0 और 2, लेकिन ये भी नहीं लेना है। तो इसको हम सीधा अपनी भाषा में यही कहेंगे कि नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमारी कंडीशन के हिसाब से वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि -1 पे 0 मिलता और 1 पे मिलता 2, लेकिन हमें वो भी नहीं लेना है, ओपन है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम कोई भी वैल्यू फिर हमें नहीं मिलेगी। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में भी आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है। अब मैं इसमें जो नई थ्योरी है उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और पहले आप चौथा सवाल, इसके बाद 5वां, तो फिर कुछ थ्योरी का सवाल बताने। ठीक है,
चलिए, तो उसके लिए हम अब दूसरा पेज खोलेंगे, इसमें रजिस्टर जरा कम होगा इसका, ठीक है। और ये आपके जेई वाले क्वेश्चंस भी मैं लिए हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैक्सिमम का बता दे रहा हूँ और फिर ये कल वाले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सुनिए, तो चलिए अब मैं मैक्सिमम का एक कॉन्सेप्ट बताऊँ थ्योरेटिकल वाला, और फिर जेई वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जब भी हमें कोई वक्र दिया हो और कोई बिंदु दिया और न्यूनतम अधिकतम दूरी पूछे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इस पे सवाल जेई में भी आए हैं लगातार, और अक्सर इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं पूरा हेडिंग के उस तरह समझा देता हूँ कि किसी बिंदु की दिए गए वक्र से न्यूनतम दूरी दिए गए वक्र से न्यूनतम दूरी, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसमें आपको एक वक्र दिया जाएगा इन जनरल और एक बिंदु दिया जाएगा। कहेंगे कि x1 y1 बिंदु की इस वक्र से न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो पहले तो हम इसमें एक पॉइंट ढूंढेंगे और ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि जिससे हम इसकी दूरी निकालें तो दूरी न्यूनतम हो। तो इसके लिए हमें उच्च निर्णय का सहारा लेना पड़ता है। पहले हम वक्र पे कोई भी बिंदु मान लेते हैं, इन जनरल कुछ भी मान लेते हैं पैरामीटर के हिसाब से, और एक दूरी निकाल लेते हैं कि ये दूरी है। फिर उसको हम मिनिमाइज करते हैं कैलकुलस से ऑपरेट करके, एक ही वैल्यू में बदल के फिर हम उसको मिनिमाइज करते हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं और उनका तरीका यही होता है कि आपको बिंदु दिया होगा,
वक्र दिया होगा और न्यूनतम दूरी का मान पूछेगा, या ये पूछेगा कि किस बिंदु की दूरी न्यूनतम होगी, इस पर स्थित बिंदु भी पूछ सकता है। इस दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी एनसीईआरटी का ही उदाहरण लेता हूँ। इसमें एक उदाहरण है हेलीकॉप्टर वाला। इसमें कह रहा है कि किसी शत्रु देश का एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। शत्रु देश का हेलीकॉप्टर इस मार्ग को उड़ रहा है, y बराबर, ये मार्ग मतलब बना रहा है, मान के चलना x² प्लस 7, y बराबर हम वक्र दिया है x² प्लस 7, इस वक्र पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा बिंदु 3,7 पर एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर, एक सैनिक कहीं छुपा है जमीन में, ठीक है, और वो छुपा है 3,7 पर, इस बिंदु पे सैनिक है, मतलब पहले से वो अपना घात लगाए बैठा है, ठीक है। वो इस हेलीकॉप्टर को मारना चाहता है और कह रहा है कि इस तरह मारना चाहता है कि स्थिति से न्यूनतम दूरी पर हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो कितनी दूरी न्यूनतम होगी और कैसे होगी वो पूछा गया। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं एक तरफ स्केच बना लेता हूँ। ये जो परवल है आपको दिख रहा है, ये परवल है, ये y बराबर x² यहाँ से होता है, 7 वाला थोड़ा सा 7 इकाई आप ऊपर सेट कर दीजिए इसको इस तरह। ये 0,7 बिंदु होगा जो इसका शीर्ष होगा, ये तो 0, इसमें इस मार्ग पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये हमें दिया गया। 3,7 बिंदु यहाँ कहीं होगा, x अक्ष पे 3 और y पे 7, तो 3,7 मान लीजिए यहाँ। अब यहाँ पे सैनिक बैठा है बंदूक लिए, तो वो तो ये कोशिश करेगा कि हेलीकॉप्टर तो इस मार्ग में लगातार चल रहा है, इस मार्ग में चल रहा है, वो ऐसे चला जाएगा। तो ये कब कोशिश करेगा, जब ये पास में, तो आप पास में कोई भी बिंदु अपने तरफ से मान लीजिए पहले। तो अभी तो हम मान लेते हैं, माना वो बिंदु एच के, मतलब जब हेलीकॉप्टर एच के पर आएगा तो ये गोली चला देगा, ये मान के चलिए। तो जो बिंदु हमने एच के माना है वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो एच के इसमें संतुष्ट करेगा। तो उस केस में के बराबर होगा, वक्र में संतुष्ट करा देंगे आप, के बराबर होगा आपका h² प्लस 7, ये समीकरण 1 हो गई। के बराबर h² प्लस 7 लाई करेगा। अब मैं सीधे सीधे दूरी ही निकाल लेता हूँ, फिर उसे मिनिमाइज कर लूँगा। यही तो हमसे पूछा है कि न्यूनतम दूरी बताइए, तो मैं बीच की दूरी का सूत्र लगाता हूँ, p बराबर h और 3,7 की बीच की दूरी। इसमें बस थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं। तो बीच की दूरी का सूत्र होगा h - 3 का स्क्वायर और k - 7 का स्क्वायर, ठीक, ये बीच की दूरी हुई। अब देखिए, अब हमें p को मिनिमाइज करना है। अब हमें यही तो पता करना है कि h के मानों पर p न्यूनतम होगा, यानी अब हमारा टारगेट हो गया कि p का न्यूनतम मान क्या है। p को मिनिमाइज करेंगे और ये कंडीशन एक वेरिएबल बदलने के काम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अंडर रूट लगा हुआ करे और आपको आउटलाइन की नौबत आए, तो आप हमेशा देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे हमें p को मिनिमाइज करना, तो आप p को मिनिमाइज करिए और चाहे p² को मिनिमाइज करिए, इससे फलन की वैल्यू में अंतर नहीं आता है। तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे बहुत सारी, क्योंकि ये p का मान है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ p², तो ये रूट हट जाएगा। अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में, आउटलाइन करने में आसानी रहेगी। तो ऐसा आप हमेशा कर सकते हो, वैल्यू उसी में रखना जो मेन फलन था, लेकिन यहाँ से आपका वो काम बन जाएगा। अब मैं इसे एक वेरिएबल में बदलूंगा। आप चाहो तो p² को p1 मान लीजिए, नया वेरिएबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक वेरिएबल में बदलना है, तो मैं यहाँ 1 की बदल दूंगा। 1 से k - 7 का मान क्या आएगा, इकट्ठा मान देखिए पुट हो रहा है, k - 7 की वैल्यू होगी h²। यहाँ से आसानी रहेगी, तो आप इकट्ठा k - 7 का मान यहाँ रख देंगे। तो p1 बराबर आ गया आपका h - 3 का होल स्क्वायर और प्लस k - 7 का स्क्वायर है, मतलब ये जो लिखा है, तो ये h⁴ हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा पॉइंट मिल जाएगा। देखिए, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे h के सापेक्ष। बस ये इतना कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। dp1/dh, h वेरिएबल है, तो 2 होल स्क्वायर h - 3 का, अब 1 बचेगा और प्लस, और ये आपका आएगा 4h³ उच्च निम्न के लिए 0 होगा। 0 करने के बाद यहाँ से अब h निकालेंगे, तो देखिए इधर क्या बचा, 2 का अंदर वहाँ कर दीजिए, 2h - 6 + 4h³ बराबर 0। अब हमें यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये आएगी 4h³ मैं क्रम से लिख रहा हूँ इसे, 4h³ माइनस 4h³ प्लस 2h - 6। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो
तो इसमें पुट करके भाग दे के हमें करना होगा। तो ये साफ साफ हमें यहाँ देख रहा है कि h बराबर 1 इसका एक मूल्य, देखिए h बराबर 1 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये -6, तो इसका मतलब हम इसमें h - 1 का भाग देंगे। h - 1 का भाग देके जब आप और h निकालोगे तो जो h आएंगे वो काल्पनिक होंगे, यानी हमारा काम h बराबर 1 से ही चल जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो रियल नहीं होगा, आप निकाल के उसे चेक कर लेंगे। तो हमें यहाँ 0 करने से एक पॉइंट मिला h बराबर 1। तो h बराबर 1 जो पॉइंट है, h बराबर 1 हम कहाँ रख देंगे दूसरा निकालने के लिए, जो हमारे पास इक्वेशन थी k बराबर h² + 7, इसमें रख देंगे। तो यहाँ h बराबर 1 रखिए तो k कितना आ जाएगा 8, h की वैल्यू 1। तो बिंदु आ गया अब 1,8, यानी 1,8 से हेलीकॉप्टर जब होगा ये आपका जब गोली चलाएगा दूरी मिनिमम होगी। और कितनी मिनिमम दूरी होगी वो हम दूरी निकाल लेते हैं, 1,8 और इनके बीच की दूरी, या वहाँ मान भी रख सकते हैं। दूसरा बिंदु था आपका 3, 7, अब तो ये मिनिमम वाला ही मिलेगा। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो आएगा √1 - 3 का स्क्वायर और 8 - 7 का स्क्वायर, यानी √5, ठीक है। तो इस तरह आप इन्हें करते हैं, हमेशा यही करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। वैसे इसका एक और तरीका होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप पॉपुलर से इसको सीखिए, यही वाला भी आपको सीखना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर रोक के थोड़ा सा कुछ सवाल और छाट के लाया था, उनको देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। और जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, आपके लेवल के थे, मैं वही लेके आया हूँ आज, और जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि छाटने में भी दिक्कत आ रही थी कल, तो मैं आज उसको सेपरेट करके ही लाया हूँ, ठीक है। क्रम से देखते हैं। मैथ फिजिक्स के मिक्स हैं इसमें, तो खासकर फर्स्ट पेपर जो भी है मैथ में, और जो हो गए हैं उन्हें छोड़ते चलेंगे। तो ये पहला है आपका प्रतिलोमवृत्ति फलन। तो इसमें हमें sin इनवर्स sin 2π/3, cos इनवर्स cos 7π/6, tan इनवर्स tan 3π/4। ये सवाल हल करने के पहले हमें तीनों की डोमेन रेंज याद होना चाहिए। अगर डोमेन रेंज याद नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए sin इनवर्स x है, ये पूरा क्या माना जाएगा x, तो आपको पता होना चाहिए कि sin इनवर्स x की जो रेंज होती है, दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये रेंज होती है sin इनवर्स x की, यानी जो भी फलन है इसका मान इसके बीच आना चाहिए। इसी तरह cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 to π, ये भी याद हो। और tan इनवर्स की होती है sin के बराबर, लेकिन यहाँ ओपन होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब हमें इन्हें हल करना है, और इस तरह हल करना है कि वैल्यू इनके बीच में आवे बस। चलिए अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं, यानी इसका मान आना चाहिए किसके बीच, इनके बीच। cos इनवर्स x इसका मान आना चाहिए 0 π के बीच, इसका मान आना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच, तो आपका ये अपने आप आ जाएगा। देखिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, y मान लेते हैं इसे, और sin इनवर्स sin 2π। अब अगर हम यहीं पे काट देते हैं अगर sin 2π/3 को, तो ये 120 आएगा, वो उसकी रेंज में रहेंगे, तो हमें इसको पहले चेंज करना होगा। तो देखिए 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ π - π/3, 2π/3 को मैंने ये लिखा है, इतना तो कर ही सकता हूँ, और sin π - θ sin θ लगा दूंगा। इसी तरह 7π/6 को देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, cos इनवर्स cos 7π/6 को मैंने लिखा π + π/6, ध्यान देंगे ये लिखा। इसी तरह tan इनवर्स tan 3π/4 को मैंने लिखा tan π + π/4, π - π/4 सॉरी 3π/4 को ये हम लिख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इनको लिखा है, अब मैं इनको निष्पत्ति के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। तो sin π - θ क्या होता है sin θ, तो ये sin π/3 बनेगा, और sin इनवर्स sin कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा फिर π/3। मैंने एक लाइन डायरेक्ट लिख दी। इसको जरा ये cos π + θ पहले लगाइए। cos π + θ क्या होता है, cos π + θ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है all sin tan, तो माइनस cos π/6, माइनस cos π/6 और प्लस tan इनवर्स, तो tan π - θ क्या होता है -tan θ, ये आपका बचा tan इनवर्स tan π - π/4 मतलब -tan π - θ होता है -tan θ, ठीक है, ये -π/4 बना। तो अब इन्हें हम काटते हैं, लेकिन इसको भी हमें ऑर्डर करना होगा, तो cos इनवर्स -x का यहाँ सूत्र लगेगा। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं इसे।
देखिए ये तो पाई बाई 3 आ गया था आपका, तो कोई समस्या नहीं। और ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, निगेटिव हट जाएगा। और ये माइनस पाई बाई 4 बचा है, तो इसमें सीधे हटा दीजिए, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 tan में है, इसकी वैल्यू है। अब tan इनवर्स कॉस इनवर्स भी हटा दीजिए, इसे जोड़ लीजिए, ये ऐसा करिए काट देंगे, ये नहीं सॉरी ये पाई बाई 4 है तो ये नहीं कटेगा, तो पाई बाई 3 प्लस पाई और माइनस पाई बाई 6, और ये है आपका माइनस पाई बाई 4। इससे आप सॉल्व करिए, फाइनल क्या बच रहा है, इसी से हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखिए देखते हैं इसको, ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ने पर कितना आएगा 4 पाई बाई 3 प्लस के, और इसे घटाइए तो यह है 6 4 10 पाई बाई 24, यानी 5 पाई बटे 12। अब एलसीएम लीजिए इनका, तो 16 में से 5 घटेंगे तो 11 पाई बटे 12, फाइनल आंसर 11 पाई बटे 12। एलसीएम लेके सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, 11 पाई बटे 12 पहले ऑप्शन में। तो अगर आपको डोमेन क्लियर है तो आपको एक भी समस्या नहीं होगी, वो बहुत आसानी से चीज़ों को आप कर लेंगे, इसमें आपको समस्या नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हम क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री था, सीधा सीधा इसमें बस समस्या ये थी, यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका मान आप जानते हैं। देखिए 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका मान हम जानते हैं, तो हमें इसमें सूत्र भी लगाना होगा। शुरू में हम कहाँ से स्टार्ट करें, और इस तरह स्टार्ट करें कि कहीं से कोई मान तो हमें दिखाई दे। तो सबसे पहले हम या तो हम इसमें लगाना है, तो c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 से हम फायदा नहीं देखेंगे, इस तरह लगाइए कि कॉमन मिले, तो मैं इसमें और इसमें लगा सकता हूँ cos c प्लस cos d। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फिलहाल, और बड़े एंगल को पहले लिखा हूँ, प्लस में आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, प्लस cos 4 पाई बाई 7, ये मैंने डिटेल रखा। अब मैं ये पूरा c, ये पूरा d, तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों को जोड़िए और दो को भाग दीजिए। पहले दोनों जोड़ेंगे तो ये 2 पाई 6 पाई 8 पाई बाई 7 आएगा, और दो को भाग देंगे तो 4 पाई बाई 7, ठीक है। बस ये लिख रहा हूँ, और इनटू cos c माइनस d बाई 2, इसमें से इसमें घटाइए, फिर दो का भाग दीजिए, 6 पाई में 2 पाई गया, 4 पाई बाई 7, दो का भाग हुआ तो 2 पाई बाई 7, प्लस cos 4 पाई बाई 7। यहाँ तक आ गया। अब देखिए कॉमन क्या है, cos 4 पाई बाई 7 कॉमन दिख ही रहा है आपको, cos 4 पाई बाई 7, और यहाँ बचा आपका cos 4 पाई बाई 7 हो गया, और ये बचा 2 cos 2 पाई बाई 7 प्लस 1, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा करें तो इसको हाफ में बदल सकते हैं, इसको हाफ में बदल के हम 2 पाई बाई 7 तक तो आ ही जाएंगे, हैं, और cos 2 थीटा से इसे बदलें तो हाफ आएगा, इससे फायदा नहीं, इसको हम हाफ में बदलते हैं। और इनको साइन में भी बदलना चाहें तो साइन में भी बदल सकते हैं। 4 पाई बाई 7 को देखिएगा बदलें इस तरह, पाई प्लस, देखिएगा ध्यान से 4 पाई बाई 7, अब इसको इस तरह तोड़िए। अब इनमें हमें थोड़ा सा तोड़ के चीज़ों को आगे बढ़ना होगा, तो इसको मैं देखता हूँ 4 पाई बाई 7 कैसे आएगा, पाई 2 पाई पाई माइनस 3 पाई बाई 5 और 3, ये आ रहा है आपका, यहाँ मैं अगर 4 लूँ और इधर 7 लेना होगा, 7 पाई और ये 4 पाई बाई 7, ऐसा हो सकता है। देखिए पाई माइनस 3 पाई बाई 7, तो ये कितना बच रहा है 4 पाई बाई 7, और साइन cos 90 माइनस cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा,
फिर हमें यहाँ इसका गुणा करके अलग अलग फिर लगाना होगा और फिर इसके बाद मान रख पाएंगे। ये पूरा फाइनली 2π/3 बन जाता है। तो मैं इसको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। फाइनल आंसर इसका आता है -12। ठीक है, तो एक बार कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे। ये आपका उत्केंद्रता प्रथा देखिए, एक पॉइंट है -492/5, 3। ये एक पॉइंट है जो दीर्घवृत्त इतने पर स्थित है और उसकी उत्केंद्रता 1/4। तो कह रहे हैं a² + b² का मान क्या होगा। ये जो a² b² देख रहे हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल हमें सीधा सीधा कहा है इसमें कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। सीधा कह रहा है कि एक जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं ये दीर्घवृत्त पे स्थित है, तो हम संतुष्ट करा देंगे। और दूसरी बात कह रहा है उत्केंद्रता इतनी है, तो उत्केंद्रता का सूत्र लगाइए। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का होता है b² = a² 1 - e²। उत्केंद्रता 1/4 दी है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ सीधे। तो e का मान 1/4 है, तो ये स्क्वायर होगा तो 1/16। यहाँ से ये भी में एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो ये मिला 16 - 1 यानी 15/16। ये भी में एक समीकरण मिल गई। 16b² = 15a² हो गया। ठीक है, अब आइए इस ये लाई कराइए आप। लाई कराएं, बस इस पर भी कैलकुलेशन ही है। लाई कराएंगे यहाँ तो x की जगह ये पॉइंट आएगा, तो मैं रख रहा हूँ, ध्यान देंगे। इसका स्क्वायर जब होगा तो 16 32/5 आएगा पूरा, और इसका स्क्वायर होगा तो 9/b² = 1। अब ये दो समीकरण हो गए। a और b आपको निकालना है, तो पहले तो आप ऐसा करिए, यहाँ से b² चाहे a², कोई एक मान यहाँ रखिए, इधर रख दीजिए। तो पहले a² मिलेगा और फिर उसके बाद कैलकुलेशन से आपको b² मिलेगा। इतना करना होगा, ठीक है। और b²/a² की हमें इफेक्टिव वैल्यू पता है 15/16, तो वो हमें काम की नहीं, हमें a b अलग से निकाल के जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, दो कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं आसानी से। ये SHM पे है, सरलावृत्ति आपने पढ़ी है। देखिए पढ़ दे रहा हूँ। एक कण SHM कर रहा है जिसका आयाम a है और यह मेन पोजीशन तक आने में इसको 3 सेकंड लगते हैं। देखिए, a particle performing SHM with amplitude a if the time taken by particle from mean position to a/2। mean position का मतलब साम्य अवस्था से a/2 तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड लगते हैं। तो कह रहे हैं आवर्तकाल क्या होगा। तो चलिए, तो समीकरण क्या लिया करते हैं, x = a sin ωt। तो हमें साम्य अवस्था से a/2 तक पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब है x बराबर जब a/2 है तो t का मान कितना है, 3 सेकंड। यहाँ से हम कैपिटल T निकाल लेंगे। तो देखिए, जनरल यहाँ पे कला के बारे में कुछ नहीं कहा, तो कला 0 मान लेंगे आप। फेस ये तो हमें दिया है कि जब x का मान कितना है, a/2 है, उस समय का समय 0 से लेकर t तक जो समय लगता है वो 3 सेकंड है। तो इसमें इन्होंने x = a/2 रखा है इस वाले में। तो ये आया, देखिए a से a कट गया और इसको अब क्या लिखेंगे, sin 30 ωt आ जाएगा π/6। sin 30 का मतलब π/6। तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। देखिए ωt बराबर आया π/6। ओमेगा बराबर होता है 2π/T, दैट इज आवर्तकाल बराबर π/6। अब हमें t की वैल्यू और रखनी होगी यहाँ। तो हमें कैपिटल T पूछा, तो ये सबसे पहले तो पाई काट दीजिए। तो 2t, तो ये देखकर ये 6 धर जाएगा, तो 12t बराबर कैपिटल T। तो स्मॉल t कितना दिया, 3 सेकंड। ये पर्टिकुलर टाइम है तो 36 हो जाएगा आपका इस तरह। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, उसमें कोई भी बड़ी चीज़ ऐसी नहीं लगनी थी आपकी। ये आपका बिल्कुल जो मैं आपको डेरिवेशन कराया हूँ कि आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा ह्रास होता है। देखिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 आवेश हैं और चालक हैं जिनकी धारकाएं C1 C2, विभव V1 V2, और इनको जब हम एक तार से जोड़ते हैं तो क्या कहानी होती है, धारकाएं तो वही रहती हैं, विभव दोनों का V हो जाता है, वो आवेश भी बदल जाता है। आवेश शुरू में है Q1 Q2, तो यहाँ हो जाता है Q1' Q2'। तो मैं यहाँ ऊर्जा बराबर करा के ऊर्जा ह्रास का एक व्यंजक निकाला था जो कि ये आया था, अगर आपको याद हो। तो बस उसी पे सीधे क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। V1 अंतर V2 भी दिया था, C1 C2 दिए थे, रख के आपको ऊर्जा ह्रास पूछा है। देखिए सीधा बिल्कुल एकदम। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस इज चार्ज विद दिस, नाउ अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद दिस, देन एनर्जी लॉस। तो जो उन्होंने दूसरा जोड़ा था यहाँ पे वो अनचार्ज था, मतलब Q2 का मान शुरू में 0 था। तो ठीक है, 0 ले लेंगे। उसी तरह आप सीधा सूत्र जानते हैं तो सूत्र से करिए। और पोटेंशियल डिफरेंस एक का 100 है, दूसरे का 0 होगा वहाँ पे। तो देखिए ये V-0 आया, V की वैल्यू 100 आ जाएगी। और C1 C2 सब हमें दिए ही है। और देखिए एक C1 है 50, C2 भी 50 है, क्योंकि देखिए कहा अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर।
आइडेंटिकल मतलब एक समान, तो उसकी धारता भी 50 होगी। तो ये आराम से सूत्र बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी आपका डी ब्रोगली पे है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ। इसमें ये 2He4 हीलियम है और कार्बन, इनकी ये गतिज ऊर्जाएं समान है, ये हमें दिया गतिज ऊर्जाएं इक्वल है। तो कह रहे हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का रेशियो क्या होगा इनके लिए, हीलियम और कार्बन के लिए। तो देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है, लेकिन यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी बराबर दी है तो हमें उसका यूज करना है, तभी तो दो के लिए इक्वेशन बनेगी। तो अब मुझे यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंसर्ट करनी है किसी तरह, गतिज ऊर्जा बनानी है यहाँ, और संवेग को हटाना है पी को, पी यहाँ संवेग होता है। तो देखिए पी बराबर एम बी होता है, मैं यहाँ गतिज ऊर्जा आसानी से बना सकता हूँ। मैं यहाँ बी से गुणा भाग कर रहा हूँ ये, और 2 से भी गुणा भाग कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने। अब मैं इतने को क्या लिख सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो मैंने यहाँ वो बनाया है, के बनाना है मुझे, ये तो जानते हैं पी बराबर एम बी, गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर, तो 20 से गुणा भाग किया, यहाँ गुणा हुआ एक 20 से, ये स्क्वायर नहीं रहेगा सॉरी, और 2 से गुणा भाग किया, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि तो 2k अपॉन बी, ठीक है। यहाँ से 2k अपॉन बी, वेलोसिटी नहीं पता है तो हम वेलोसिटी के लिए तो एम बी से तोड़ लेंगे इसे। देखिए पी को हम क्या लिख सकते हैं एम बी, तो यहाँ से हमें मिला एम बी स्क्वायर बराबर 2k, ठीक है। यहाँ से आसानी से आपका निकल आएगा, और जो चीज़ नहीं चाहिए हमें वो चीज़ भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये एक रिलेशन ये तो हमारे पास होता ही है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ये टी की वैल्यू खोल देंगे तो ये भी हमारे पास होता है, तो हम यहाँ पर वी की वैल्यू रख देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू, हाँ पी की वैल्यू एम वी, बिल्कुल क्लियर है। अब आप वी का मान यहाँ से यहाँ रख दीजिए तो ये सूत्र आपका आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। फिर 2 के लिए उन्होंने सूत्र बना लिया, बाकी कांस्टेंट था, और m2 और m1 ये इनके परमाणु भार 12 और 1 का 4, बड़े आसानी से निकल आएगा। ये भी सूत्र बेस्ड ही था, मॉडर्न फिजिक्स से था ये आपका उस पर है कि प्लेटों के बीच की दूरी जो आधी कर दें तो जो फोर्स लगता है प्लेटों के बीच, ये भी आपने दिया हुआ है क्वेश्चन। ये वाला जरा एनर्जी वाला और देख लीजिए, प्रतिशत वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे एक कैपेसिटर है सेम चार्ज क्यू कूलम, सम चार्ज सॉरी, एक संधारित्र जिसका आवेश कितना क्यू, if 2 coulomb charge more is given to that capacitor, then energy of capacitor is increased by 4%. Determine the initial charge q in coulomb. कूलम में इसका मान बताना। ये जो C दिख रहा है कूलम को डिनोट किया है उन्होंने। शुरू में कोई कैपेसिटर है जिसका चार्ज कितना है, ये कैपेसिटर है मान लीजिए, जिसको शुरू में कितना आवेश उन्होंने दिया है Q, और धारता हम मान लेते हैं कि इसकी C है, कोई धारता होगी इसकी, तो शुरू में कितनी एनर्जी है इसके पास, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो हम यहाँ ये वाला सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें Q में बात करनी है और C बदलता नहीं है आवेश जोड़ने घटाने में, C धारता है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ये शुरू की ऊर्जा। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि इसी कैपेसिटर में जब हम 2 कूलम आवेश और जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया हमने तो टोटल चार्ज इतना हो गया, तब क्या होता, तब ऊर्जा कह रहे हैं 44% बढ़ जाती है, ये भी हमें गिवन है। तो 44% बढ़ जाती है जोड़ने से। तो ये वाली जरा ऊर्जा निकालिए, दूसरी वाली, ये तो U1 है, और U2 कितनी होगी, ये होगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q की वैल्यू क्या है, Q प्लस 2, और C का मान अभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा, C नहीं बदलने वाला, ये रहेगा। अब हमें 44% का यूज और करना। तो ये जो ऊर्जा है ये क्या है, ये ऊर्जा जब आपने आवेश को दोगुना किया तो ये जो ऊर्जा आई है ये 44% वृद्धि के साथ आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका 44% वृद्धि इसमें कर दूँ तो ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, यही तो दे रहा है कि इतनी बढ़ जाती है, और ये बात की ऊर्जा है मैंने निकाली बढ़ने के बाद। तो मैं इसमें 44% ऊर्जा जोड़ के इसके बराबर कर देता हूँ, तो यहाँ से Q मुझे मिल जाएगा। तो इसका 44% इसमें जोड़ना, यानी जो फाइनल U2 है, U2 का एक मान ये जो लिखा है, एक मान होगा प्रारंभिक U1 प्लस U1 का 44%, ऐसे कह सकते हैं। मतलब दूसरी ऊर्जा ये भी होगी प्रारंभिक में कितनी जुड़ जाएगी, जो पहले की है उसका 44% और जुड़ जाएगा, यही तो वो कह रहा है। तो U1 का मान कितना था, U1 का 44% जोड़ना है, तो इसमें हम 44% इसका ले लेते हैं। तो U1 प्लस U1 गुणा 44/100। अब मैं यहाँ कॉमन अगर ले लूँ U1 की वैल्यू बाद में रख दूंगा, ये 144/100,
और U1 की ये वैल्यू रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, U2 और ये जो ऊर्जा बढ़ने के बाद आई है ना बराबर करा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से ये हो गई आपकी Q प्लस, ये भी बस थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, ऐसी कोई बात थी नहीं। तो U1 था आपका Q स्क्वायर बटे 2C और 144/100। ये अब जो कट रहा है उसे काट डालिए, ये वजह ने पड़ गया और वर्गमूल ले लीजिए, बिल्कुल 144 और 100 एकदम परफेक्ट दिया, बोथ साइड का वर्गमूल ले लीजिए। Q प्लस 2 बराबर Q गुणा 12/10, क्लियर गुणा करिए, तो 10Q प्लस 20 बराबर 12Q, तो इसको इधर ले आइए, 20 बराबर 2Q, तो Q बराबर 10C, 10 कूलम। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आराम से अगर आप थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देते तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10 कूलम आपका इस तरह आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आप करा चुके, ये नहीं सो ये नहीं कराया, इसको भी देख लीजिए। इसमें भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बस चीजें समझनी थी कि बैलेंस क्या करा रहा है। देखिए मैं पहले पढ़ लेता हूँ। 2 आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक ऑफ सेम चार्ज दिस आर प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस एट डिस्टेंस L from each other. Mass of each block is 10 gram. Coefficient of friction for each block is this. If both charge are in equilibrium, then find L. अच्छी बात है, तो सीधा सीधा कुछ समझ में आया। तो वो ये कह रहा है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्षैतिज तल है और 2 आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक है। आइडेंटिकल मीन्स दोनों पे द्रव्यमान आवेश सब कुछ समान है, चार्ज भी समान दिया है, दोनों पे Q है 2 × 10 और इनको कितनी दूरी पे रखा है, L पे। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान भी दोनों का दिया है 10 ग्राम, तो 10 × 10 - 3 kg, इसका भी हम यही है 10 × 10 - 3 kg, और ये कूलम में। ठीक, अब देखिए प्रत्येक का घर्षण गुणांक है यहाँ पे, जहाँ पे ये रखे हैं 1/4, इसका भी म्यू 1/4। अब जरा बलों को देखिए, अब वो कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो जरा कैसे संभव है। देखिए हो क्या रहा है, आप वैसे सोचिए, आपने कूलम के नियम में क्या पढ़ा, कूलम के नियम में आपने पढ़ा है कि जब 2 आवेश Q1 Q2 किसी दूरी पर रखे हों और दोनों पे धन आवेश हों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये दोनों यही किसी तरह के हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि किसी न किसी ने यहाँ रोका है, यहाँ से किसने रोका है, घर्षण जो लगा है, घर्षण के कारण ही नहीं चल पा रहे हैं, घर्षण बल ही इन्हें रोके हैं, संतुलन में रखे। तो जो प्रतिकर्षण बल होगा वो किसके, दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल किसके बराबर हो जाएगा, घर्षण बल की, तभी तो रोका है। किसी एक पे आप बैलेंस करा लेंगे। देखिए जैसे हम इसकी बात करें तो प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, घर्षण बल म्यू बार ऐसे लग रहा होगा, तभी तो संतुलन में है। अब इन्हें बराबर करा के कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 के मान Q है, बीच की दूरी L, और म्यू ये भी हमें दिया है, म्यू × r होता है, r होगा mg, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बल है m और g। अब मैं यहाँ सारी वैल्यू रखूंगा, ये होता है 9 × 10⁻⁹। Q हमें दिया है 2 × 10⁻⁷, तो स्क्वायर हो जाएगा, और L² दिया है हमें बीच की दूरी, L पूछी है शायद, L की वैल्यू पूछी है, तो L² जो पता हो रहा है म्यू 1/4, m है आपका 10 × 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻2 कर दीजिए सीधे, और g है 10। यहाँ से अब आपको वर्गमूल ले लीजिए सीधे, तो L निकल आएगा डायरेक्ट, L निकालने में समस्या नहीं होगी। देखिए रूट इसलिए ले लीजिए क्योंकि हमें L ही तो पूछा है ये। ठीक है, तो देखिए थोड़ा कर दूँ, 10 × 10⁻⁻2, तो चलिए मैं सीधे रूट ले रहा हूँ, तो 3 × 10 ये सॉरी अभी यहाँ 9 है, ये काम नहीं बनेगा, थोड़ा और तोड़ लीजिए इसे, 9 × 10⁹9, 4 × 10⁻14 बटे L² बराबर ये 10/4 है, 4 को इधर ले आइए, ये ले आए, और इधर 10 गुणा इतना तो 10⁻⁻1 बटे 1। अब मैं L² को इधर ले जा रहा हूँ, 10⁻⁻1 को यहाँ ला के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो प्लस में ऊपर हो जाएगा, एक 10 और मिल जाएगा, तो हमें फाइनली L² मिला 4 × 4 16 × 9, ये 10 और ऊपर आया है, -13, -13 में से 9 और घट गए हैं, तो -4। तो L कितना होगा, 144 का क्या होता है 12, और 10⁻⁻4 का क्या होगा 10⁻2, इतने मीटर।
अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 10,000 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इस तरह आपका आ रहा था। कुछ भी नहीं था अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा भी इसमें सोच लेते, बलों को भी एक पल आप करा लेंगे, वो आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, तो उस आधार पर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत होती है और कॉन्सेप्ट जो भी आपके हों एकदम क्लियर हो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उनको, यही समस्या होती है। तो ये आपका उस पर था केपलर के नियम पे, टी स्क्वायर समानुपाती जो R2 होता है, ये एकदम ये भी सीधी प्रॉब्लम थी। कह रहे हैं अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद पीरियड t1 और इफ रेडियस बिकम्स 3r द टाइम पीरियड बिकम्स t2 देन t2 अपॉन t1। तो वही कह रहे हैं कि जब त्रिज्या r है तो आवर्तकाल t1 है, और जब कह रहे हैं त्रिज्या 3r कर देते हैं तो आवर्तकाल t2 है। तो कह रहे हैं इतनी जानकारी के आधार पर t2 बटे t1 बताइए, तो कुछ भी नहीं, दो के लिए रिलेशन ये बन जाएगा आपका और सीधे भाग दे देंगे। इसमें भी आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें ये विमा का पुराना क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। इसमें 4 पेयर दिए, पूछ रहा किसकी सेम होगी, विमी सूत्र किसका सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, बीम कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डीके कांस्टेंट, टॉर्क और फोर्स किसका सेम है ये निकालना है। तो चलिए जैसे अब पहले से बात करें, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जे, और जे बराबर आई ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर वी बाई आर। तो इनका तो समान होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है, कहाँ बराबर आएंगे। ठीक है, दूसरे में आइए, बीम का नियम होता है लैम्डा एम इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। तो इसमें जो बीम का कांस्टेंट है वो बी होता है, तो लैम्डा एम इंटू टी के बराबर है। ये है तरंगदैर्घ्य और ये है समय, और स्टीफन कांस्टेंट में तो बहुत सारी विमाएँ आती हैं, ये तो बराबर होने का सवाल ही नहीं। अब जरा इसमें आइए, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, यानी यहाँ पे बल और दूरी का गुणा होता है, और फोर्स में कह रहा है इसके बराबर होगी, तो सवाल ही नहीं है, यहाँ भी क्योंकि दूरी का गुणा हो रहा है तो ये बराबर नहीं होंगी। तो अब यही बचा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपका वेग प्रवणता, और वेग प्रवणता का सूत्र आपने पढ़ा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स में एल टी माइनस 1 और इसकी एल, तो कट के क्या आएगा टी इनवर्स। अब कह रहा डी के कॉन्स्टेंट, ये है 6 नितांक, और 6 नितांक का जो मात्रक होता है वो 1/t, लैम्डा बराबर 1/t होता है, तो ये आवृत्ति के बराबर है या इसका व्युत्क्रम होता है आवर्तकाल का, तो यही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सब मैं डाल दूंगा, इसमें क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप के हिसाब से ही छांटे थे, तो मैंने यहाँ डाल दूंगा, इन्हें जरूर करिएगा, ये आपके लेवल से हैं। ये देखिए सॉर्टिंग वाले भी थे, अभी मैं इनको आपको आगे भी लगवा दूंगा। और जो सॉर्टिंग वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये उस पर भी ये क्वेश्चन आया था, एकदम बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो हम इनको 2-3 दिन में और करेंगे, और थोड़ा सा इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, तो इन क्वेश्चन को आप भी जरूर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।